गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रूल्स अंडर स्टार कैंपेनर्स। ये टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सीएम के जो वाइफ हैं वो स्टार कैंपेनर अपॉइंट की गई हैं आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात में कैंपेन करने के लिए। तो लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं स्टार कैंपेनर्स के? सेक्शन 77 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो जो एक्सपेंडिचर होता है लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के, उससे डील करता है। तो ये जो लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इनको हम स्टार कैंपेनर्स भी कहते हैं। जो ये स्टार कैंपेनर्स हैं जनरली ये टॉप लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, पर इसमें कई बार सेलिब्रिटीज़ भी हो सकते हैं। लेकिन अकेली ये रिक्वायरमेंट है कि ये मेंबर्स होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये भी कहता है कि एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी 40 स्टार कैंपेनर्स रख सकती है और एक रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी 20 रख सकती है। ये जो नाम है ये इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट्स को बताने पड़ते हैं विद इन 7 डेज फ्रॉम नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इन स्टार कैंपेनर्स के? तो जो एक्सपेंडिचर इन लीडर्स के ऊपर जो इंकर किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के ट्रैवल जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होता जिनके लिए वो कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं इसके अंदर भी ऑफ कोर्स। अगर स्टार कैंपेनर्स खुद जो जनरल कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं पार्टी के, तो जो है ये एक्सपेंडिचर जो है काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर स्टार कैंपेनर के जो बोर्डिंग के या लॉजिंग के एक्सपेंसेस होते हैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने के टाइम पर, वो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। और जितना टाइम कैंडिडेट ने ट्रैवल में काटा है स्टार कैंपेनर के साथ, उसका 50% जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर होगा वो स्टार कैंपेनर का वो भी कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। अब कंसर्न्स क्या होते हैं स्टार कैंपेनर से रिलेटेड? तो ये जो ऊपर एक्सपेंडिचर काउंट करने के जो हमारे प्रोविजंस हैं, उसकी वायलेशन बहुत देखी गई है कि सही से नहीं बताया जाता है खासकर। और ये बहुत ही जो स्टार कैंपेनर्स है बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इनअप्रोप्रिएट जो है तरह से कैंपेन करते हैं। बेसिकली मसाला कैंपेन जो है करते हैं वो ये स्टार कैंपेनर्स ही करते हैं। दूसरा ये भी होता है कि जो ये आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ये उसका सही ब्यौरा नहीं देते हैं। तो जो हमारे कैंडिडेट्स के जो हमने काउंट करना होता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर की जो लिमिट, उसको उसमें दिक्कत आ जाती है। तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनके पास पावर होती है कि वो किसी की अपॉइंटमेंट को रिवोक या अपॉइंटमेंट को जो है वो आगे बढ़ा सकती हैं अपने स्टार कैंपेनर्स की। लेकिन जो है ये एक्सपेंडिचर जो काउंट करना होता है, असेसमेंट करनी होती है, उसके प्रोसीजर को और रोबस्ट बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो कनाडा की कैपिटल ओटावा में जो है वो गैदर होने वाले हैं। फर्स्ट एवर ग्लोबल ट्रीटी टू रेन इन सोरिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन से डील करने के लिए ग्लोबल ट्रीटी बनाई जाने वाली है। तो इसमें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली शामिल है जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरनमेंट पर, और इसमें यूनिवर्सल मेंबरशिप है सारी 193 यूएन मेंबर स्टेट्स की। तो ये इसमें जो है नायरोबी केन्या में हर 2 साल में ये इकट्ठे होते हैं मेंबर्स, और 2012 में इसको क्रिएट किया गया था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिजल्ट के तौर पर ब्राज़ील में। अब जो ये बॉडी है यही ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा सेट करती है। यूएन एनवायरनमेंट असेंबली ने 2022 में कहा था कि एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी जो है 2024 तक हम बना देंगे टू डील विद वर्ल्ड का प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस। इसमें जो है प्लास्टिक्स उनके इंटायर लाइफ साइकिल को एड्रेस करने के जो है प्रोविजंस डाले जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है प्लास्टिक से? पहले तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है रिलीज़ करते हैं, फिर ये ग्लोबल कार्बन एमिशंस को भी जो है रिलीज़ करते हैं 5% ऑफ ग्लोबली। प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है वो ट्रिपल हो जाएगी 2060 तक अगर हम ये ट्रीटी नहीं बनाएंगे तो। अब जो नेगोशिएशंस हैं उसमें जो है मेंबर कंट्रीज़ डिवाइडेड हैं, खासकर जो पेट्रोकेमिकल या प्लास्टिक मेकिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो कहा है कि कोई प्रोडक्शन लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन 60 नेशन हाई एम्बिशन कोalition जिसमें EU कंट्रीज़, आइलैंड नेशंस, जापान, UAE, वो कहते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को 2040 तक ख़त्म किया जाए। ये कोalition कह रहा है कि एक कॉमन लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस लाए जाएं ताकि रिड्यूस की जाए प्रोडक्शन को और प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स की कंजम्पशन को रोका जाए या फिर सस्टेनेबल लेवल्स पर लाया जाए। अब जो मेजर पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं वो कह रही हैं कि ऐसा करेंगे तो जो है कंज्यूमर्स के लिए प्राइस बढ़ जाएंगे प्लास्टिक के, और प्लास्टिक जो है उसको जब वो बन जाता है उसके बाद ही उसको एड्रेस किया जा सकता है। और कंपनीज़ का ये भी कहना है कि रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस करो ज़्यादा है तो, ठीक है, और मार्केट बनाओ
प्लास्टिक को बर्न करके फ्यूल की तरह यूज़ करने की। कंपनीज जो है वो कह रही हैं कि हमको आप अपने आप ही जो है अपने केमिकल्स या प्लास्टिक्स जो है वो वॉलंटरीली डिस्क्लोज करने दो, हमें हमारे ऊपर प्रेशर ना बनाया जाए। तो इसमें कई कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनिलीवर, पेप्सिको, वॉलमार्ट, ये सब जो है इकट्ठे हो गए हैं प्लास्टिक ट्रीटी को जो है के अगेंस्ट, और ये कह रहे हैं कि हमारा भी इस ट्रीटी में से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शेंगन वीज़ा। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है कि इंडियन नेशनल्स को लॉन्ग टर्म मल्टी एंट्री शेंगन वीज़ा 2 साल के लिए जो वैलिड होगा वो इशू किया जाएगा आपसे। तो शेंगन वीज़ा क्या है? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि मैंडेटरी होता है नॉन यूरोपियंस के लिए 27 कंट्रीज़ ऑफ शेंगन एरिया में ट्रैवल करने के लिए। तो बेसिकली वीज़ा जो है ये शेंगन वीज़ा ट्रैवलर्स को अलाउ करता है कि वो किसी भी शेंगन कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं एक बार अगर वो शेंगन वीज़ा पर किसी भी कंट्री में एंटर होते हैं तो 90 दिन तक वो मैक्सिमम जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं 180 डे पीरियड के बीच में। अब जो ये शेंगन एरिया है ये ग्रुप ऑफ 27 यूरोपियन नेशंस है जिन्होंने अपने इंटरनल बॉर्डर्स को अबॉलिश कर दिया है, जबकि स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे का EU का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो शेंगन एरिया का पार्ट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सर्विस स्कीम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेंड नेशनल सर्विस स्कीम वॉलंटियर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज देंगे डिफरेंटली एबल्ड और सीनियर सिटीजन्स को कोजी कोड में ड्यूरिंग डे ऑफ पोल्स। तो नेशनल सर्विस स्कीम जो है 1969 में महात्मा गांधी जी की सेंटेनरी बर्थ सेलिब्रेशन पर जो है वो लॉन्च की गई थी, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्टूडेंट जो यूथ है 11th क्लास 12th क्लास के जो हैं उनको कम्युनिटी सर्विसेज और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी देती है ये। जो इसमें सिंबल है इसका NSS का वो कोनार्क सन टेम्पल से लिया गया है, उसके रथ से। जो नेवी ब्लू कलर है वो कॉस्मोस को डिफाइन करता है या इंडिकेट करता है। जो रेड कलर है वो एज अ बैज यूज़ किया जाता है NSS वॉलंटियर्स को, दिखाया जाता है कि वो फुल ऑफ ब्लड है, एनर्जी है। फिर जाइंट व्हील जो है सन टेम्पल का वो क्रिएशन और प्रेजर्वेशन दिखाता है। नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो इनकम की आपने लिमिट रखी हुई है राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम में वो बहुत ही कम है। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम क्या है? 1997 में सेटअप की गई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है ये पुअर पेशेंट्स को, जो कि स्टेट या UT की पॉवर्टी लाइन के हिसाब से जो है ये डिसाइड किया जाता है पुअर पेशेंट्स कौन है, और जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, खासकर हार्ट, किडनी, लिवर, इन कैंसर जैसी बीमारियों से। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि है जिसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ से रिलेटेड जो है खर्चा दिया जाता है 15 लाख तक का। हेल्थ मिनिस्टर का कैंसर पेशेंट फंड, ऑफकोर्स ये कैंसर के लिए पैसा दिया जाता है इसमें 15 लाख तक पेशेंट को। और पुअर पेशेंट्स जो कि रेयर डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको 20 लाख तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे, जो कि मेगा कार पार्क बनाया जा रहा है केरला द्वारा मुल्लापेरियार कैचमेंट एरिया में, उसके अगेंस्ट जो सर्वे हुआ है उसके अगेंस्ट ये उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। तो सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और 1767 में इसको सेटअप किया गया था। नेशन की ये प्रिंसिपल मैपिंग एजेंसी है। इसमें 1950 में जब इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया तो उस टाइम पर सिर्फ 5 डायरेक्टरेट्स थे, लेकिन ये बढ़कर 18 डायरेक्टरेट्स हो चुके हैं। एक्सपर्ट एडवाइस देती है ये सर्वे ऑफ इंडिया वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को रिगार्डिंग मैनी सेंसिटिव एरियाज ऑल्सो, और कई तरह के साइंटिफिक प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करती है। एक तरह से एडवाइज़र का काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन ऑल सर्वे मैटर्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2024। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के 17 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है उन्होंने हिस्ट्री बनाई है कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट इन टोरंटो को जीतकर। वो यंगेस्ट एवर चैलेंजर बने हैं वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले। तो ये फाइनल इवेंट होती है वर्ल्ड चैम्पियनशिप साइकिल की। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप साइकिल 1948 से ऑर्गेनाइज़ की है, और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स जो है वो 1950 से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो 2013 से ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो है हर 2 साल में होता है। इसमें 8 प्लेयर्स होते हैं, डबल राउंड रॉबिन इवेंट होती है। इसको हम कह सकते हैं कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप साइकिल का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेफगार्ड मेजर्स अंडर WTO। ये टॉपिक इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और कई कंट्रीज़ ने क्रिटिसाइज़ किया है EU को कि वो जो स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इम्पोर्ट्स के ऊपर जो सेफगार्ड ड्यूटीज़ लगा रहे हैं
उससे रिलेटेड जो है वो रिव्यू EU क्यों नहीं कर रहा है। तो सेफ गार्ड मेजर्स क्या होते हैं? सेफ गार्ड मेजर्स जो हैं वो एमरजेंसी मेजर्स होते हैं जो WTO एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड्स अलाउ करता है। इसमें वो क्या होता है कि आपकी कंट्री जो है अगर WTO मेंबर है वो कुछ स्पेसिफिक सेफ गार्ड्स ले सकती है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, अगर इम्पोर्ट्स का इंक्रीज़ हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का। तो ये मेजर्स जो हैं वो फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ कंसेशंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस या ड्यूटी इंक्रीजेस की जा सकती है, ठीक है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि ये ड्यूटी जो आप लगा रहे हो ये टेम्परेरी होनी चाहिए और ये जो है कोई सीरियस इंजरी ना करे। आपको मतलब ये प्रूव करना है कि आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी से आपने बचाने के लिए लगाई है। और ये नॉन सिलेक्टिव होनी चाहिए, ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट ही लगा रहे हो। और इसको धीरे धीरे आपको लिबरलाइज करना है और ख़त्म कर देना है, ठीक है, जब वो पर्पज़ आपका सॉल्व हो जाता है। सेफ गार्ड मेजर्स जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर वेलिंग जो मेजर्स होते हैं उनको जो है अनफेयर प्रैक्टिस जो है फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कंट्री के पास पावर होती है कि वो लगा सकती है। और सीरियस इंजरी का मतलब होता है कि ओवरऑल जो है आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खतरा था इसलिए आपने ड्यूटीज़ लगाई हैं। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is rules under star campaigners. This topic is important for your polity section. So Sunita Kejriwal ji, who is the wife of Delhi CM Arvind Kejriwal, has been appointed as a star campaigner by Aam Aadmi Party for its campaign in Gujarat. So what are the legal provisions for star campaigners? So section 77 of Representation of People Act provides for law relating to expenditure incurred by the leaders of a political party. So these leaders of a political party are also known as the star campaigners, of course, and these star campaigners are usually the top leaders of a political party, but they can also include other celebrities as well. But the condition is that they have to be members of that political party. Okay, so the Representation of People's Act also provides that a recognized political party can appoint a maximum of 40 star campaigners, while a registered unrecognized political party can appoint up to 20 such members. So the names have to be communicated to the election commission and also to the chief electoral officer of that state within 7 days from the date of notification of such election. Okay, so what benefits do these star campaigners get? Of course, the expenditures incurred by these star campaigners with respect to the travel will not be part of the election expenditure of the candidate of such party, and this is applicable if the star campaigner limit themselves to general campaigning of the party. But if they go for specific campaign of a candidate of their party, then the boarding or lodging expenses while campaigning for that particular candidate will be included in the expenditure account of that particular candidate. Okay, so if any candidate also travels with the star campaigner, then 50% of the travel expenditure of that star campaigner will also be apportioned to that candidate. Okay, so star campaigners have been found guilty of using inappropriate or abusive words against the other leaders of political parties. And another issue is that the assessment of expenditure incurred becomes problematic. They generally apportion lower expenditure to contesting candidates while deciding the candidates the share of their expenditure candidate or the share of the expenditure for the candidates. So of course, political parties can appoint or revoke the appointment of star campaigners, and what needs to be done is that the assessment and apportionment of rally or meeting expenses should be made more robust. So the next topic is Global Plastic Treaty. This topic is important for your environment section. Global leaders will be gathering in Canada's capital, Ottawa, to discuss progress in drafting a first ever global treaty to rein in soaring plastic pollution by the end of this year. So this will be organized by the UN Environment Assembly, which is the world's highest level decision-making body on the environment. So UNEA enjoys the universal membership of all 193 member states of UN, and they meet every 2 years in Nairobi, that is in Kenya. It was created in 2012 as an outcome of the UN Conference on Sustainable Development held in Brazil. So UNEA sets the global environmental agenda. So in 2022, UNEA decided that a legally binding agreement regarding to plastic pollution crisis should be taken by the end of 2024, and it means addressing the plastics through their entire life cycle. So what are the problems with plastics? So producing plastics involves releasing greenhouse gas emissions. Plastic industry also accounts for 5% of global carbon emissions, which could grow to 20% by 2050 if current trends continue. Plastic production is on track to triple by 2060, but countries are divided
because they have not been able to make a breakthrough in this with respect to this agreement until now, and they are under pressure to find a common ground before the final negotiations are held in December in Busan, that is in South Korea. So what do countries want in their treaty? So many countries like the plastic and petrochemical producing countries have opposed mentioning production limits, but 60 nation high ambition coalition wants to end plastic pollution by 2040, and it includes EU countries, island nations, Japan, EU, UAE. So this coalition has also called for common legally binding provisions to restrain and reduce the production and consumption of primary plastic polymers. So they major petrochemical industry is arguing that it would if we ban the production, or if we introduce production caps, then it would lead to higher prices for consumers. So we should only address plastics only after they are made. So we should focus on encouraging the reuse or recycling of plastics, and on developing the market for burning of plastics as fuels also. Companies should be allowed to disclose those chemicals voluntarily, and more than 200 consumer facing companies have joined this so-called business coalition for a plastics treaty. Okay, so because they rely on plastic packaging, so they are the major stakeholders in this treaty. Okay, they want to be major stakeholders in this treaty. So the next topic is Schengen visa. This topic is important for your environment section. So recently European Union has announced that Indian nationals can now be issued long-term multi-entry Schengen visa valid for 2 years. So Schengen visa is an official document mandatory for some non-Europeans to travel to all the 27 countries which are part of the Schengen area. So once granted, this visa allows the travelers to cross the borders of other member states without going through identity checks at the border, and this also allows a visitor to travel freely in the Schengen area for short stays of a maximum of 90 days in any 180-day period. And the Schengen area is a group of 27 European nations which have abolished their internal borders. So it also includes the countries who are not part of EU but they are part of Schengen area, like Switzerland, Norway and Iceland. So the next topic is National Service Scheme. This topic is important for your governance section, also your social issues. So trained National Service Scheme volunteers have offered their services to differently abled people and senior citizens in Kozhikode district on the day of polls. So this National Service Scheme was launched in 1969 as a central sector scheme. It was launched during the birth centenary year of Mahatma Gandhi. So it provides an opportunity to student youth of 11th and 12th class to give community service activities or to participate in them and such programs. So the symbol of NSS is based on Rath or wheel of Konark Sun Temple. The navy blue color indicates the cosmos, of which the NSS is a tiny part. Red color in the badge indicates that NSS volunteers are full of blood, that they are lively. The giant wheels of the Sun Temple portray the cycle of creation and preservation. So the nodal ministry of this scheme, or this National Service Scheme, is Ministry of Youth Affairs and Sports. So the next topic is Rashtriya Arogya Nidhi Scheme. This topic is important for your your governance section. So recently Delhi High Court has said that the threshold income to claim benefit under the Rashtriya Arogya Nidhi Scheme was prima facie extremely low. So Rashtriya Arogya Nidhi Scheme was set up in 1997 and it is a central sector scheme. It provides one-time financial assistance to poor patients living in below the state or UT wise threshold poverty line and those who are suffering from life-threatening diseases like those related to heart, kidney, liver, cancer, etc. So Rashtriya Arogya Nidhi is meant for these life-threatening diseases, and the maximum limit of expenditure is 15 lakhs. There is similarly a cancer patient fund of health minister, and there is also financial assistance to poor patients who are suffering from rare diseases, and the maximum limit is 20 lakh rupees. So the next topic is Survey of India. This topic is important for your governance section. So Tamil Nadu state government has raised objections with respect to Survey of India report filed in connection with the construction of a mega car park project by Kerala in the Mullaperiyar catchment area. So Survey of India is the national survey and mapping organization of our country under the Department of Science and Technology. It is the oldest scientific department of Government of India and it was set up in 1767. It is the country's principal mapping agency. It had only 5 directorates in 1950, but now it has grown into 18 directorates. So it gives expert advice which is sought by various ministries with respect to many sensitive areas also. It also assists in many scientific programs of the nation. It acts as the advisor to the Government of India on all survey matters. Okay.
So the next topic is Candidates Chess Tournament 2024. This topic is important for your governance section. So India's 17-year-old Grandmaster Gukesh has recently made history by winning the Candidates Chess Tournament in Toronto, and he has become the youngest ever challenger to win this world title. So it is the final event in the World Championship cycle. So International Chess Federation has been organizing the World Championship cycle since 1948 and the Candidates Tournament since 1950. So since 2013, the Candidates Tournament has occurred every 2 years. Currently, it is an 8-player double round robin event, and it is the second most important tournament in the World Championship cycle. Okay. So the next topic is safeguard measures under WTO. This topic is important for your economy section and also your international relations. So India and some other nations have criticized the EU for deciding against terminating its safeguard measures on imports of certain steel products after carrying out a review. So what are these safeguard measures? So these safeguard measures are introduced by a country which qualify as emergency actions under the WTO agreement on safeguards. So a WTO member can take these safeguard actions to protect their specific domestic industry from an increase in imports of any product. So these can include any form of suspension or concessions or obligations, quantitative import restrictions or duty increases to higher than bound rates. So it is basically anti-dumping and countervailing measures which are available to all WTO members. But the guiding principle of this agreement is that these measures should be temporary. They should be imposed only when imports are found to be causing serious injury to the competing domestic industry, and they should be applied on non-selective basis. Okay, so it does not mean that you can apply it against just China. So they should be progressively liberalized while they are in effect, that they should be slowly move down. These safeguard measures, unlike anti-dumping and countervailing measures, do not require of finding any unfair practice, and the serious injury includes a significant overall impairment in the position of the domestic industry. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.